वर्ल्ड वॉर टू की इस सीरीज में हमने पहले चैप्टर में यह जाना कि जर्मनी में हिटलर का उदय कैसे हुआ। अगर पहला चैप्टर देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिंक दी हुई है। द वर्ल्ड वॉर टू की सीरीज के दूसरे चैप्टर में हम जानेंगे कि किस तरह जापान ने पूरे दक्षिण एशिया पर कब्जा कर लिया। इससे पहले हमें जापान के शासक हिरोहितो के बारे में जानना जरूरी है। तो मिचिनोमिया हिरोहितो जापान पर सबसे ज़्यादा लंबे समय तक शासन करने वाले राजा थे। इनका जन्म 29 अप्रैल 1901 को जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। इनके पिता का नाम एम्परर ताइसो था व माता का नाम तेईमेई था। हिरोहितो अपने माता पिता की पहली संतान थी, इसलिए उन्हें आगे चलकर जापान का एम्परर बनना था। इसलिए हिरोहितो को जन्म के कुछ समय बाद कावामुरा सुमियोशी के घर भेज दिया गया। कावामुरा सुमियोशी जापान के रिटायर्ड आर्मी अफसर थे, जहां कावामुरा सुमियोशी ने हिरोहितो को अपने ग्रैंड चाइल्ड के रूप में पाला। परंतु जब हिरोहितो 3 वर्ष के थे तब कावामुरा सुमियोशी की मृत्यु हो गई। इस पर हिरोहितो को वापस टोक्यो बुला लिया गया। जब हिरोहितो टोक्यो लौटे तो उन्हें पढ़ने के लिए शाही स्कूल भेज दिया गया, जहां उन्हें आर्मी ट्रेनिंग दी जाती थी और साथ में एम्परर बनने के गुण भी सिखाए गए। लेकिन हिरोहितो का इंटरेस्ट बायोलॉजी में था। उन्होंने बायोलॉजी पर कुछ पुस्तकें भी लिखी थी। जब हिरोहितो 7 वर्ष के हुए तो उन्हें जापानी आर्मी में कुछ उत्तरदायित्व भी दिए गए। हिरोहितो ने कुछ ऐसे भी कार्य किए जिससे वह वर्ल्ड मीडिया की सुर्खियों में आ गए। हिरोहितो जापान के पहले क्राउन प्रिंस थे जिन्होंने विदेश में यात्रा की थी। इनसे पहले किसी जापान के प्रिंस व राजा ने विदेश यात्रा नहीं की थी। हिरोहितो ने यूरोप में फ्रांस, ब्रिटेन, इटली व वेटिकन सिटी की यात्रा की। इस दौरान वह ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम से भी मिले थे। इसी समय यूरोप में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, जिसमें जापान ने मित्र राष्ट्रों के साथ जुड़कर धुरी राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध किया। इस दौरान जापान ने जर्मनी की बहुत सी कॉलोनियों पर कब्जा कर लिया। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो जापान ने जितनी भी कॉलोनियां जर्मनी से छीनी थी वह जापान के पास बनी रही। प्रथम विश्व युद्ध यूरोप की धरती पर लड़ा गया था, जहां मित्र राष्ट्रों को जीत तो मिली लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो गई। जापान यूरोप से अत्यधिक दूर था, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध का जापान पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। उस समय एशियाई देशों पर ब्रिटेन व फ्रांस का कब्जा था। जापान एशिया में प्रमुख शक्ति बनने के लिए एशियाई देशों पर कब्जा करना चाहता था तथा यूरोपीय शक्तियों को एशिया से समाप्त कर देना चाहता था। इससे पहले जापान 1910 में कोरिया पेनिनसुला पर कब्जा कर चुका था, इसलिए उसे अपनी सैन्य ताकत पर पूरा भरोसा था कि वह एशिया से यूरोपीय शक्तियों को बाहर निकालकर उन क्षेत्रों पर जापान का प्रभुत्व स्थापित कर देगा। 1926 ईस्वी को हिरोहितो जापान के एम्परर बनते हैं। हिरोहितो के शासनकाल में जापानी आर्मी जापान की राजनीति में अपने पैर जमा लेती है व इसी समय
जापान के प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो की शक्ति में वृद्धि होती है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने जो भी युद्ध व कार्रवाई की वह हिदेकी तोजो के नेतृत्व में ही हुई थी। जापान को यह पता था कि अगर वह पूरे एशिया पर कब्जा करना चाहता है तो उसे कच्चे माल की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए उसने अपने पड़ोसी देश चीन के मंचूरिया क्षेत्र पर कब्जा करने की सोची। जापानी सैनिकों ने मंचूरिया के मुकडेन क्षेत्र में रेल पटरी पर धमाका किया और इस धमाके का आरोप चीनी विद्रोहियों पर लगा दिया और 1932 ईस्वी को जापान ने पूरे मंचूरिया क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और मंचूरिया में अपनी कठपुतली सरकार मुचुकुओ को बैठा दिया। अब जापान के पास चीन में भी एक कॉलोनी थी। जापान ने जो मंचूरिया के क्षेत्र में किया था वह पूरी मानवता को शर्मसार करने वाला था। जापानी सेना के कमांडर शिरोइशी का मानना था कि भविष्य में युद्ध जैविक हथियारों से लड़े जाएंगे। शिरोइशी का कहना था कि जापान जैविक हथियारों के बल पर पूरे एशिया पर कम समय में कब्जा कर सकता है। उसके विरोधी देश जैविक हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से बंधे हुए हैं। शिरोइशी ने मंचूरिया के पिंगफेंग जिले के हार्बन शहर में एक बड़ी प्रयोगशाला बनाई जो बाहर से देखने में ऐसी लगती थी कि कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन वास्तव में यह था जापानियों द्वारा बनाया गया मौत का कारखाना जहां जापानियों द्वारा मानव प्रयोग किए गए थे, जो आज यूनिट 731 के नाम से कुख्यात है। शिरोइशी का मानना था कि जो भी मानव प्रयोग किए जाएंगे वो जिंदा इंसानों पर किए जाएंगे क्योंकि मरे हुए इंसानों से ताज़ा आंकड़े प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इस मानव प्रयोग के लिए जिंदा इंसानों की पूर्ति मंचूरिया ने पूरी कर दी। जापानी सैनिकों ने मंचूरिया में रहने वाले लोगों को पकड़कर इस मौत के कारखाने में झोंक दिया। जो डॉक्टर यह मानव प्रयोग करते थे उन्हें कहा जाता था कि आप जापान के सम्राट हिरोहितो के लिए यह कार्य कर रहे हैं। ये सब जापान की प्रगति के लिए किया जा रहा है। जो लोग मानव प्रयोग के लिए पकड़कर लाए जाते थे उन्हें उनके नाम से नहीं पुकारा जाता था। इन्हें मारुता कहा जाता था जिसका हिंदी में अर्थ होता है लकड़ी। इस तरह जापानी सैनिक उन लोगों की मानवीय पहचान छीन लेते थे। फिर उन पर क्रूर व अमानवीय प्रयोग किए जाते थे। उन लोगों को प्लेग, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों से जानबूझकर संक्रमित किया जाता था। कुछ लोगों को जानबूझकर दूषित भोजन खिलाया जाता था और प्लेग फैलाने वाली जूं से उन्हें कटवाया जाता था ताकि उन्हें प्लेग हो जाए। ये सब करने के बाद इन रोगों के लक्षण हर घंटे दर्ज किए जाते कि कितनी देर में बुखार आया व कितना तेज बुखार आया। कितने दिन बाद संक्रमित व्यक्ति के अंगों ने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया। किस बीमारी ने सबसे तेज जान ली। इन प्रयोगों में सबसे भयानक प्रयोग था कि जिंदा इंसान को बीच में से चीर दिया जाए। यह सब कार्य बिना एनीस्थीसिया के किया जाता था, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्यक्ति कितना दर्द से गुजरता था। जब जापानी डॉक्टर जिंदा इंसान को काटते थे तो उस समय कई बार उनका दिल धड़क रहा होता था। फिर डॉक्टर
आहार नाल व हृदय को चीरते थे, जिससे यह पता लगाया जा सके कि रोग किस गति से शरीर में संक्रमण करता है। इस दौरान मरीज चीख न पाए, इसलिए डॉक्टर उसके मुंह पर टेप लगा दिया करते थे। कई बार मरीजों को घोड़े का खून चढ़ा दिया जाता था। इन प्रयोगों के दौरान बच्चों पर भी दया नहीं की जाती थी। इन अमानवीय प्रयोगों का शिकार नन्हे बच्चे भी होते थे। इस दौरान जब मरीज की मृत्यु हो जाती थी तो उसे जापानी सैनिक जलती हुई भट्टियों में फेंक देते थे। बाहर रहने वाले लोगों को जापानी सैनिक कहते कि कचरा जलाया जा रहा है, ताकि इस मानव प्रयोग का बाहर पता न चले। मंचूरिया की कड़ाके की ठंड ने एक और क्रूर मानव प्रयोग का तरीका जापानियों को दे दिया। शीरो यह जानना चाहता था कि किस तरह ठंड में जापानी सैनिक आसानी से लड़ सकते हैं। इसलिए शीरो ने मंचूरिया के लोगों पर ठंड से जमाने का प्रयोग किया गया। इस दौरान जापानी सैनिक उन लोगों को मंचूरिया की कड़ाके की ठंड में नंगे हाथ कर बाहर खड़ा कर दिया जाता था और उनके हाथों पर लगातार पानी गिराया जाता। जब हाथों पर बर्फ जम जाती तो उस पर हथौड़े से वार किया जाता। अगर आवाज खोखली आती तो यह प्रयोग जारी रहता। फिर इन हाथों पर उबलता हुआ पानी डाला जाता। इस दौरान उन मासूम लोगों की त्वचा फट जाती व हाथ की हड्डियां दिखने लग जाती। फिर भी यह क्रूर मानव प्रयोग नहीं रुकता। इस मानव क्रूरता में महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जाता था। प्रयोगशाला में रहने वाले जापानी सैनिक कैदी महिलाओं से जबरन दुष्कर्म करते थे। इन महिलाओं को संक्रमित रोगी से संबंध बनाने के लिए बाध्य किया जाता था। जब महिलाएं गर्भवती हो जाती थी तो बिना एनेस्थीसिया के उपयोग के जापानी डॉक्टर उनके गर्भाशय को चीर देते थे। बाद में यह देखा जाता था कि क्या गर्भाशय संक्रमित हुआ है या नहीं। जो महिलाएं पहले से ही गर्भवती होती थी उन्हें संक्रमित टीके लगाए जाते थे। यूनिट में कैदी लोगों को भूखा रखा जाता था ताकि यह पता लगाया जा सके कि व्यक्ति भूख से कितने दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कई बार कैदियों का पूरा खून निकाल दिया जाता था और इंजेक्शन के माध्यम से समुद्र का खारा पानी शरीर में चढ़ा दिया जाता था ताकि पता लगाया जा सके कि समुद्र के खारे पानी से व्यक्ति की कितने दिन बाद मृत्यु होती है। जापानियों की यह क्रूरता केवल यूनिट 731 तक नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने चीनी गांवों पर रोगों से जनित वायरस का छिड़काव किया। चीनी गांवों के पेयजल स्रोतों में बीमारियों के रोगाणु मिला दिए गए, जिसे पीकर हजारों लोग मारे गए। यह जापानियों द्वारा किया गया जैविक युद्ध का अभ्यास था। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो शिरोइशी ने इस क्रूर मानव प्रयोग के सबूत मिटाने का आदेश दिया। उसने बचे हुए सभी जिंदा लोगों को भट्टियों में फेंक दिया व जिन पन्नों में इस अमानवीय क्रूर प्रयोग के परिणामों को दर्ज किया गया था उन्हें भी नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन इससे पहले वह ऐसा कर पाता उसे मित्र राष्ट्रों की सेना ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अमेरिका ने शिरोइशी के साथ एक सौदा किया। जो भी डेटा शिरोइशी ने इन प्रयोगों से प्राप्त किया था उसे शिरोइशी ने अमेरिका को सौंप दिया। इसके बदले अमेरिका ने उसे छोड़ दिया।
इन प्रयोगों से लगभग 5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। जापान ने 1937 ईस्वी तक मंचूरिया के अलावा शंघाई व नानजिंग पर भी कब्जा कर लिया। जापानी आर्मी ने नानजिंग शहर में ऐसी क्रूरता बरती जो मानवता की रूह कंपा देने वाली थी। नानजिंग शहर के लगभग सभी पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें जापानियों ने नन्हे बच्चों पर भी दया नहीं की। जापानी सेना ने नानजिंग शहर में 6 हफ्तों में लगभग 3 लाख लोगों की हत्या कर दी। इस दौरान जापानी सैनिक चीनी लोगों को पकड़कर उनका सर काट देते थे। इस दौरान जापानी सैनिकों ने हजारों चीनी महिलाओं के साथ जबरन दुष्कर्म किया। इस दौरान उन्होंने मासूम बच्चियों को भी नहीं बख्शा। पूरे नानजिंग शहर में आग लगा दी गई। पूरा शहर जलकर नष्ट हो गया। ये सब हो रहा था, उसका पता जापानी एम्परर हिरोहितो को था, लेकिन वे चुप रहे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वह अपनी सेना को ऐसा करने से रोकेंगे तो उनकी सेना उन्हें जापान की सत्ता से उतार देगी। इसलिए जापान के सम्राट हिरोहितो की तुलना एडोल्फ हिटलर व इटली के मुसोलिनी से भी की जाती है। हिरोहितो की साम्राज्यवादी नीति के कारण चीनी व कोरियाई महिलाओं को जापानी सैनिकों की बर्बरता झेलनी पड़ी। 1937 ईस्वी को जापानी सेना ने कम्फर्ट वुमेन की शुरुआत की, जिसमें जापानी सैनिक युद्धबंदी महिलाओं को कम्फर्ट शिविरों में रखते थे, जहां जापानी सैनिक रोज उनके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करते थे। इसमें 8 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की महिलाओं को रखा जाता था। अगर कोई महिला जापानी सैनिकों का विरोध करती तो उसे मार दिया जाता था। इस दौरान हजारों महिलाओं को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। जापानी सैनिकों की हैवानियत यहाँ तक नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने कई बार चीनी सैनिकों का मांस तक खाया था। इन कुकृत्यों के कारण जापान की विश्व पटल में कड़ी निंदा हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो लीग ऑफ नेशन विश्व में शांति बनाए रखने के लिए बनाया गया था, वह जापान को रोकने में विफल रहा। जापान की इस साम्राज्यवादी नीतियों ने एशिया में दूसरे विश्व युद्ध का बीज बो दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के दूसरे चैप्टर में हमने जाना कि किस तरह जापान एशिया की प्रमुख शक्ति बनकर उभरा। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि किस तरह एडोल्फ हिटलर ने यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी। अगर आप लोगों को सेकंड चैप्टर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले चैप्टर में।